हाय फ्रेंड्स। तो मैं एक सीरीज़ लेकर के आया हूँ आपके लिए अब, जिसका नाम है हाउ टू मेक इट इन जर्मनी, यानी कि जर्मनी कैसे पहुंचा जाए या जर्मनी जाने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। तो मैंने इसके अंदर कई सारे वीडियोस बनाए हैं। सबसे पहला वीडियो जो कि ज़रूरी है वो है लैंग्वेज के बारे में। जी हाँ, मुझे लगता है कि जर्मन लैंग्वेज के बिना आप अगर जर्मनी में आना चाहते हैं तो बहुत स्मार्ट आइडिया नहीं है, बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं उसके कारण क्या है, कहाँ पे आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए, कितने रुपए कितना बजट आपको रखना चाहिए अपने दिमाग में, क्या आपकी फैमिली को भी सीखना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं इन पहलुओं पे आज टच करूँगा। तो शुरुआत करता हूँ सबसे पहले क्यों से, कि क्यों जर्मन लैंग्वेज ज़रूरी है। देखिए, 2010, 11, 12, 13 जर्मनी बहुत खुला था। यहाँ पे ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते थे। आप ज़्यादातर ऑफिसेज में जाएंगे, कस्टमर केयर पे, वेटर्स के साथ में, सुपरमार्केट्स में, डॉक्टर्स के साथ में, आप हर जगह पे इंग्लिश में भी बात कर सकते थे और लोग बात करते थे। धीमे धीमे यहाँ पे जॉब्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने लग गई, बढ़ने लग गई, और इन्होंने रियलाइज़ किया कि यार जर्मनी इतनी इतनी पावरफुल इकोनॉमी होते हुए भी कई लोग यहाँ पे आते हैं, सेटल हो जाते हैं, वो हमारे यहाँ पे पीआर सिटीजनशिप सब ले डालते हैं, लेकिन वो हमारे साथ में जर्मन में बात नहीं करते हैं, वो हमारे कल्चर में इंटीग्रेट नहीं होते हैं। देखा जाए तो हमारे को भी बुरा लगेगा अगर हमारे यहाँ पे कोई आ जाए और वो लोकल कल्चर में अगर वो नहीं इंटीग्रेट हो रहा हो, तो हमें भी इस चीज़ का बुरा तो लगेगा ही। सिमिलरली जर्मन्स को भी इस बात का बुरा लगता था। एंड 2014-15 के बाद से थोड़ा सा रुख बदल गया है। कुछ इंटरनेशनल सिटीज़ जैसे कि बर्लिन वगैरह, उनको अगर हटा दिया जाए तो बाकी की सिटीज़ के अंदर थोड़ी सी परेशानी आती है यदि आपको इंग्लिश ही आती है। तो मैं इस पॉइंट की वकालत करूंगा कि आपको क्यों यहाँ पे आकर के स्ट्राइव करना है। आप यही काम आराम से आधे या 1/3 कीमत में भारत में करके आ सकते हैं। आप वहाँ पे जर्मन सीखिए आराम से, आपके चांसेस भी यहाँ पे आने के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और यहाँ पे आकर के आपको कोई जो छोटी छोटी परेशानियाँ जो होती हैं वो नहीं होंगी इस चक्कर में। तो प्रश्न ये उठता है कि यदि भारत से सीखना फ़ायदेमंद है तो क्यों और कितना, कहाँ से सीख सकते हैं वगैरह। तो मैं आपको एक रफ एग्जांपल दे दूं। गोथे इंस्टीट्यूट जो कि जर्मनी का फ्लैग बेयरर है, यानी मशाल लेकर के आगे चलने वाला, जो कि हर जगह पे जिसने इंस्टीट्यूट्स खोल रखे हैं, उसके भारत में भी 6 या 7 जगह पे इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके अलावा बहुत सारे और लोकल इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे यहाँ पे जो भी जर्मन सिखाते हैं। इसमें आपका खर्चा, एक लेवल को सीखने पे आपका जो खर्चा है वो वेरी करता है। जैसे जैसे लेवल प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे खर्चा बढ़ता जाता है, लेकिन जो खर्चा है वो करीब आप समझ लीजिए 15 से लेकर के 25,000 रुपये पर लेवल के बीच में वेरी करता है। लोकल इंस्टीट्यूट्स में आपको सस्ते में हो जाएगा, हो सकता है 12,000 रुपये में भी एक लेवल हो जाए शुरुआत की, लेकिन B1 या उसके बाद की लेवल्स जो हैं वो 14-15,000 रुपये में होती हैं लोकल इंस्टीट्यूट्स में। इसी की वजह अगर आप गोथे में करेंगे तो 23 से 25,000 रुपये के बीच में अमाउंट वेरी करता है गोथे इंस्टीट्यूट के अंदर। कितनी फ्लुएंसी से आप जर्मन बोल सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। यदि आप लोकल किसी इंस्टीट्यूट से जर्मन सीखते हैं तो वहाँ पे आपकी फ्लुएंसी बहुत कम होती है, आपका एक्सेंट जो है वो भारतीय एक्सेंट में आप जर्मन बोल रहे हैं, जबकि गोथे इंस्टीट्यूट के अंदर आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आप जर्मन यूट्यूब या किसी लैंग्वेज की ऐप जैसे कि रोसेटा स्टोन वगैरह, इनके माध्यम से भी सीख सकते हैं, लेकिन इसमें कई लोगों को कठिनाई होती है, कई लोगों को यही अच्छा लगता है। कई सारे आपको यूट्यूब पे भी कोर्सेज मिल जाएंगे जिसके अंदर जर्मन के बारे में आपको काफ़ी ज्ञान मिल सकता है, खास करके आपको इसकी ग्रामर के बारे में काफ़ी ज्ञान मिल सकता है। वोकेबलरी एक चीज़ है जो कि आपको सीखने के लिए वाकई में मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कोई जर्मन बुक का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप आराम से इवेल्युएट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से या किस माध्यम से जर्मन सीखना चाहें, पर आपको बाद में एक सर्टिफिकेशन या एक टेस्ट लेना चाहिए जर्मन का, जो कि गोथे इंस्टीट्यूट का अगर आप लें तो आपका पूरे वर्ल्ड में मान्य होगा। यदि आप किसी और का लेते हैं, जैसे कि आपके जिस भी इंस्टीट्यूट से आप सीख रहे हैं वो भी आपको एक लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन दे सकते हैं, तो भारत के अंदर तो मान्य होगा, लेकिन जर्मनी में आने पे उसकी कोई मान्यता नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो कागज़ का टुकड़ा है। हैविंग सेड दैट, अगर आपके स्पाउस के वीज़ा के लिए आपको सिर्फ अगर ज़रूरत है तो जर्मन एम्बेसी इस बारे में ढिलाई करती है। आपके लोकल इंस्टीट्यूट का जो A1 का सर्टिफिकेशन है वो भी वो लोग मान लेते हैं। ऑल्दो उनकी साइट पे लिखा हुआ है कि वो कौन कौन से सर्टिफिकेशंस को मान्यता देते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा है, उनके लिंक्स भी दे रखे हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन फिर भी इस बारे में मैंने ये देखा कि ढिलाई होती है, एम्बेसी अलाउ कर देती है अगर आपकी स्पाउस के पास में किसी और लोकल इंस्टीट्यूट का भी अगर A1 का सर्टिफिकेट है तो। अब मैं आपको थोड़ा सा लेवल्स के बारे में बताना चाहूँगा कि कौन सी लेवल की क्या इंपॉर्टेंस होती है जर्मन सीखने के अंदर। A1 लेवल
जो होती है वो बिल्कुल बिगिनर बेसिक लेवल है। ये समझ लीजिए कि मतलब हमारे यहाँ पे कक्षा 1 कक्षा 2 के बच्चे को जितनी इंग्लिश आती है उतनी आपको जर्मन आ जाएगी। आपको अल्फ़ाबेट आता है, थोड़ी बहुत बेसिक फॉर्मेशन पता है कि क्या वर्ड कैसे बन रहा है, उसका कैसी साउंड निकलेगी वगैरह वगैरह। इससे आगे आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं आती है A1 के अंदर, बहुत थोड़ी सी चीज़ें आती हैं। लेकिन ये तब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए A1 का सर्टिफिकेशन यदि आप जर्मनी में पढ़ाई के लिए आ रहे हो, या फिर आप अपने किसी आपके स्पाउस की जॉब है या काम कर रहे हैं, उसके साथ में आप डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं। तो डिपेंडेंट वीज़ा पे आने पे भी आपके पास में A1 का सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। इन दोनों में से कोई और चीज़ के लिए आपको A1 का सर्टिफिकेट काम नहीं देता है। कोई भी जॉब के लिए, कोई भी और रिसर्च फेलोशिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी भी चीज़ के लिए A1 सर्टिफिकेट कोई काम नहीं देता। नेक्स्ट जो स्टेज आती है जो कि इम्पॉर्टेंट है, A1 के बाद में होती है A2। सही बात बताऊं, A2 की कोई खास मान्यता नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है B1। B1 की थोड़ी मान्यता है। B1 एक एंट्री पॉइंट माना जाता है कि हाँ अब आपको थोड़ी बहुत जर्मन आने लगी, मतलब समझ लीजिए 6ठी 7वीं के बच्चे के जैसे आपको जर्मन आती है। तो आपको जर्मन के रूल्स तो बहुत सारे पता चल जाते हैं, ग्रामर पता चल जाती है, एडवांस ग्रामर नहीं ऑफ कोर्स, बट काफ़ी हद तक ग्रामर समझ में आ जाती है आपको, और आपको वोकेबलरी पे थोड़ी आपकी कमांड आने लग जाती है, जिससे आप थोड़ी बेसिक बातें कर सकें। अभी तक आप इंडस्ट्री प्रोफिशिएंसी या अपने आप को प्रोफेशनली प्रेजेंट करना, आप इस तरह के काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा बहुत डिसेंटली बात कर सकते हैं। तो इसका फल ये होता है कि आपके लिए जॉब्स के कुछ दरवाजे खुलने लग जाते हैं। कुछ जॉब्स में आप B1 के बेसिस पे बोल सकते हैं कि हाँ मैंने जर्मन बोलना शुरू कर दिया है, मेरा लर्निंग का इंटेंशन है, जो कि प्रूव हो रहा है, मेरे पास में देखिए B1 का सर्टिफिकेट है, और मैं जर्मनी आकर के अपना लर्निंग को चालू रखूँगा। जो मेन B1 की इम्पोर्टेंस है वो इसके लिए है कि जब आपका PR के लिए आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है आपके पास में B1 जर्मन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो आपने भारत में ऑब्टेन किया था, यहाँ पे ऑब्टेन किया था वगैरह। यदि आप B1 सर्टिफाइड हैं जर्मन में तो आपको परमानेंट रेजिडेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी की ब्लू कार्ड, टेन्योर, सैलरी रिक्वायरमेंट वो सब अलग चीज़ें हैं, पर जो लैंग्वेज की रिलेटेड रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ B1 है। और यही सेम आपकी सिटीजनशिप के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है। ढंग की जर्मन, यानी कि जिसको कहें हम सलीके वाली ढंग की बातें जो कर सकें हम जर्मन के अंदर, वो लेवल B2 से शुरू होती है। B2 ऑनवर्ड्स कोई एम्प्लॉयर हमारे को रिकॉग्नाइज कर सकता है कि हाँ भाई इसको थोड़ी बहुत जर्मन आती है, ये आकर के वर्क प्लेस पे बात कर सकता है, सीख सकता है। आप अभी भी इंडिविजुअली प्रेजेंटेशन वगैरह देने के लायक नहीं हैं। आप अभी भी रिसर्च या फेलोशिप जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप अभी भी छोटे, मतलब आपकी लेवल अभी भी कम है। लेकिन आप बाकी कई जॉब्स के अंदर IT वगैरह, कुछ तरीके की सेल्स जॉब्स जिसके अंदर इंग्लिश ज़्यादा चाहिए, जर्मन कम चाहिए वगैरह, वहाँ पे आप अब अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद में आती है C1 लेवल। देखिए लैंग्वेज का फाइनल लेवल होता है C2। C1 लेवल आप समझ सकते हैं कि काफ़ी टफ हो गया। तो अब ये जो रिक्वायरमेंट है ये होती है बेसिकली रिसर्चर, साइंटिस्ट, टीचिंग के लिए आना है अगर आपको C1, उसके लिए चाहिए आपको एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कभी भी हम मान नहीं सकते कि हम नेटिव प्रोफिशिएंट हो गए हैं, लेकिन ये नेटिव प्रोफिशिएंसी की थोड़ा पास पहुंचने लग गए हैं हम लोग जब हम C1 और C2 की बात करते हैं। और C2 तो फिर एक फाइनल लेवल है डॉक्टरेट वगैरह के लिए, अगर आपको एंट्री करनी हो, आपको जर्मन लैंग्वेज पे थीसिस करनी हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप C2 के लिए समझें। पर मेरी राय यही रहेगी कि यदि आपको जर्मनी आना ही है तो आप अपने रिसोर्सेज को वाइजली यूटिलाइज करें। B1 शुड बी द आइडियल लेवल, जितना आपको कम से कम करके आना चाहिए भारत से। और यदि आप B2 करके आए तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके आगे यदि आप कर रहे हैं तो आप अपने रुपए को पानी में डाल रहे हैं मेरे हिसाब से। C1 आपको जर्मनी में आकर के ही करना चाहिए। यदि आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है इस तरीके की, आपकी रिसर्च की रिक्वायरमेंट है, तो आपको यहाँ पे आकर के करना चाहिए, क्योंकि इसी से आपका सही एक्सेंट बनेगा। नहीं तो आप हिंदी या इंग्लिश के लिहाज में आप जर्मन बोलते रहेंगे, जो कि सही नहीं है। क्योंकि जर्मन पढ़ते वक्त बहुत लोग भावावेश में बह जाते हैं। हम हिंदुस्तानी लोग जो है ना, हम लोग लॉजिक से ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, यानी कि, और शायद मैं इंजीनियर हूँ इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। पर रियलिटी ये है कि जर्मन लैंग्वेज को अगर आप बोल रहे हैं किसी के सामने अपनी जॉब के अंदर, तो आपको है ना ग्रामर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ग्रामर इज समथिंग जो कि मतलब आप जब जर्मन पढ़ना शुरू करेंगे तो आप समझेंगे मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि जर्मन ग्रामर काफ़ी टफ है, बहुत डिफरेंट है इंग्लिश से। और यदि आपने ऐसी कोई लैंग्वेज पहले नहीं सीख रखी जिसमें जर्मन ग्रामर जैसी कोई ग्रामर यूज़ में आती है, तो बिना बात सिर खपाने वाली बात होगी। यदि आपको शब्द नहीं आते, यदि आपका शब्दकोश खाली पड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छी ग्रामर होने के बाद में भी आप नहीं बोल सकते हैं। एंड सिंपल बात इतनी सी कि आप अगर ख़राब ग्रामर भी लेकर के आए, लेकिन आपका शब्दकोश अगर भरा पड़ा है जर्मन वर्ड से,
तो उसमें आप बहुत सारे लोगों के साथ में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, और कन्वर्सेशन करते करते आपकी ग्रामर अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन शब्दकोश जो है आपका, वो आप तब तक इम्प्रूव नहीं कर सकते जब तक आप एक कन्वर्सेशनल लेवल पे लोगों के साथ में पहुंच जाए। तो मेरे हिसाब से यदि आपके पास में लिमिटेड टाइम है, यदि आपके पास में लिमिटेड एफर्ट है करने के लिए, आप अपने शब्दकोश यानी वोकैबुलरी पे ज़्यादा ध्यान दें, ग्रामर पे कम ध्यान दें आफ्टर अ सर्टेन लेवल। मैं ये नहीं कह रहा ग्रामर मत सीखिए, ग्रामर पढ़नी बहुत ज़रूरी है जर्मन की, पर यदि आप स्टम्प्ड हो रहे हैं, बोल्ड हो रहे हैं, यदि आपके पास में टाइम कम है, तो आप प्लीज़ वोकैबुलरी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और अब मैं आपको एक खास बात और बता करके वीडियो एंड करना चाहूँगा कि जर्मन लैंग्वेज का स्कोप जो है वो सिर्फ जर्मनी में नहीं होता है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्विट्जरलैंड, यहाँ पे पूरी जर्मन बोली जाती है, जर्मन ही चलती है। थोड़ा सा एक्सेंट अलग होता है, लेकिन अपन वैसे भी एक दूसरा एक्सेंट लेकर कह रहे हैं तो हमारे वी शुड नॉट केयर कि हमारा क्या एक्सेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे वैसे भी एलियन एक्सेंट में बोल रहे हैं। लेकिन जर्मन लैंग्वेज के बिना आप इन तीनों ही कंट्रीज़ में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो कुछ समझ में आया हो, कुछ नई चीज़ें इसमें आपको पता चली हो, तो प्लीज़ वो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं एक पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ जर्मनी के बारे में, पोर्चुगल के बारे में मैंने एक सीरीज़ बनाई है। यदि आप मेरे इन वीडियोज़ के बारे में सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।